नहीं क्या बैटरी नहीं है इसमें, बैटरी निकाल दी गई है। कौन भाई इसका टेक्निकल मैच है, ये कुछ हो नहीं रहा इसमें। ऑन तो है, ऑन है लेकिन बैटरी स्लो हो गई है। बैटरी इसमें है भी कि नहीं है, बैटरी है। हिलाओ लाइट आ रही है, लाइट ही नहीं आ रही। लाइट ही नहीं आ रही, सुनाई दे रहा पीछे तक नहीं दे रहा। ऐसे बोलो मॉनिटर बनाइए। कौन है भाई मॉनिटर यहाँ का? मॉनिटर नहीं है सर, तीन है वहाँ पे डालना तो व्यवस्था करो भाई, मॉनिटर बनाना पड़ेगा यहाँ। राहुल को अमित राय है सर, आए नहीं अमित राय है ना। जैसे व्यवस्था शुरू रखें। हेलो मैं ले रही सबको पीछे तक। याद कर देना जाते समय, नहीं तो मैं लेके चला रहा हूँ इसको। मोशन करेंट देखिए, ओशन करंट पहले कहते किसे हैं, इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, और 3 महासागर हैं, हर महासागरों में कौन कौन सी धाराएं हैं, उनके नाम, कहाँ पर प्रवाहित हो रही हैं, जगह का नाम, ये चीजें उसमें पूछी जाती है। और पहला जो होता है ठंडी और गर्म, तो 2 तरह की धाराएं होती हैं। पहली होती है ठंडी और गर्म वाली। धारा किसे कहते हैं? महासागर बड़े बड़े होते हैं, इनका विस्तार कैसा, 3 डायमेंशनल महासागरों का विस्तार कैसा होता है, यानी कि इनका विस्तार इस तरह से होता है, इसमें गहराई, लंबाई, चौड़ाई तीनों विस्तार होता है। महासागर का जल, ये महासागर का जल है, एक निश्चित सीमा और एक निश्चित दिशा में गतिशील होता है। तो क्या कहा जाता है, करंट कहते हैं। पूरा जल नहीं, जल तो ये महासागर है पूरा भरा हुआ है, नीचे तक होता है ऊपर तक होता है। तो इनकी एक सीमा होती है, चौड़ाई, एक निश्चित चौड़ाई होती है,
इतनी गहराई चौड़ाई का महासागर का जल, और एक निश्चित दिशा में। ये नहीं कि वो इधर ही प्रवाहित हो रहा है, इधर भी प्रवाहित हो, इधर ही प्रवाहित हो रहा है। जैसे जमीन पर नदी चलती है, नदी बहती है, उसी तरह से महासागरों में जो महासागर का जल होता है एक निश्चित सीमा के अंतर्गत और एक निश्चित दिशा में विभिन्न कारणों से, इसके कई कारण अभी बताऊंगा मैं, प्रवाहित होने लगता है, तब उसे कहते हैं करंट्स। अब ये करंट्स के 2-3 प्रकार हैं। एक सबसे पहला ड्रिफ्ट, एक होता है प्रवाह। प्रवाह कैसे चलता है? पवन के कारण। इसका मुख्य कारण होता है जब पवन चलती है, आपने देखा होगा जब कभी कभी नदी के किनारे गए होंगे, कभी हवा तेज चल रही हो, पूर्वइया हवा चल रही हो, क्योंकि यहाँ पे नदियाँ ज्यादातर पूरब की तरफ बह रही है और पूरब से हवा पश्चिम को चल रही है, तो ऊपर ऐसे ऐसे लहर क्या पश्चिम की तरफ जाती है, लेकिन पानी नीचे नीचे बहता रहता है धीरे धीरे उसकी गति होती है। तो ये पवन जो होता है सागर के ऊपर से, पानी के ऊपर से चलता है, तो अपने घर्षण के कारण जल को अपने साथ बहा ले जाता है, इसको ड्रिफ्ट कहते हैं। इनकी सीमा, ड्रिफ्ट का अंतर क्या है? सीमा निश्चित नहीं होती है, निश्चित नहीं होती है। इनकी गति धीमी होती है, धारा की गति तेज होती है उसकी अपेक्षा। ड्रिफ्ट क्या होता है? उसकी निश्चित सीमा नहीं होती है। ड्रिफ्ट जो होता है उसकी निश्चित सीमा नहीं होती है, उसकी गति जो जल प्रवाहित होता है उसकी गति भी धीमी होती है। धारा का होता है एक निश्चित सीमा के अंतर्गत और एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होता है, इसकी गति भी थोड़ा सा उसकी अपेक्षा तेज होती है। दोनों में अंतर समझ गया? ड्रिफ्ट क्या है, प्रवाह क्या है, और करंट, इसको कहते हैं धारा को करंट्स और इसको कहते हैं प्रवाह कहते हैं। अब एक और चीज होती है स्ट्रीम। इसे धारा कहा जाता है, लेकिन इंग्लिश में 3 शब्द हमने बताया, ड्रिफ्ट, करंट। 2 चीजें समझ लिया। ये स्ट्रीम है, ये स्ट्रीम से कहते हैं, ये बहुत विशाल धारा होती है, विशाल धारा, यानी वो धारा होती है छोटी होती है विशाल, लेकिन चौड़ाई बहुत ज्यादा होती है और बहुत दूर तक प्रवाहित होती है। जैसे कोई छोटी नदी होती है कम दूरी तक प्रवाहित होती है, ये विशाल धारा होती है और बहुत दूर तक प्रवाहित होती है, और इसका इन दोनों से गति तेज होती है। किससे? ड्रिफ्ट और करंट से। स्ट्रीम की गति ड्रिफ्ट और करंट दोनों से तेज होती है और ये बहुत विशाल होती है। जैसे उदाहरण के गल्फ स्ट्रीम की धारा, नाम सुना होगा? गल्फ स्ट्रीम की धारा नोट करते रहना, अंतर समझ के रहना। तो समझ गए ड्रिफ्ट क्या है, करंट क्या है, स्ट्रीम क्या है। जिसको पूछने का तुरंत पूछ लेगा, संकोच न करना। अब बात आती है कि ठंडी धारा, तो इससे बहुत सारी ठंडी धाराओं के एग्जाम्पल देंगे, भी बात आ जाएगी। लैब्राडोर की धारा, पेरू की धारा, कनारी की धारा, कैलिफोर्निया की धारा, उसके बाद है कनारी, बेंगोला की धारा, क्यूराई की धारा, लैब्राडोर हो गया, ग्रीनलैंड की धारा है, बहुत धारा है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा, गल्फ धाराएं में विश्व रेखाएं था तीनों महासागरों की, अटलांटिक,
इंडियन पैसिफिक। ये इतने तेज फ्लो चलता है क्या? इंडियन एक विषुवत रेखा है, इसके दोनों तरफ चलती है उत्तरी विषुवत रेखीय धारा, दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा। उत्तरी अटलांटिक महासागर की विषुवत रेखा, दक्षिणी अटलांटिक महासागर विषुवत रेखीय धारा। इसी तरह से इसका नॉर्थ और साउथ दोनों महाद्वीपों में, महासागरों में, सभी महासागरों में विषुवत रेखीय धाराएं चलती हैं। तो इसका कुछ पार्ट विषुवत रेखा के उत्तर होता है, उसको उत्तरी अटलांटिक विषुवत रेखीय धारा कहते हैं, विश्व के दक्षिणी अटलांटिक विषुवत रेखीय धारा। इसी तरह से इंडियन ओशन में उत्तरी हिंद महासागरीय विषुवत रेखीय धारा, दक्षिणी हिंद महासागरीय विषुवत रेखीय धारा, तीनों महासागरों, ये सब गर्म है, ये सब गर्म है। उत्तरी प्रशांत महासागरीय विषुवत रेखीय धारा, दक्षिणी प्रशांत सागरीय विषुवत रेखीय धारा, ये चलेगा। अभी इस पे आएंगे। गर्म धारा है, फिर आप लोगे गर्म धारा में गल्फ स्ट्रीम की धारा, गल्फ स्ट्रीम, ब्राजील, कैरेबियन, यूरोसियो और अलास्का की ठंडी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल समझ लगी कि काय था, एग्जाम्पल के लिए ठंडी धारा गर्म धारा है, तापमान में थोड़ा बहुत अंतर होता है। ये आगे चले, अभी आएगा सब, हर एक महासागर अलग अलग पढ़नी है। फॉर एग्जाम्पल ये बात, ये ठंडी धाराएं हैं, गर्म धाराएं हैं। वास्तव में अब ये जो महासागरीय धाराएं हैं, क्यों इनकी उत्पत्ति होती है? महासागर का जब बराबर है, हम लोग वाटर टेबल लेते हैं या किसी जमीन की ऊंचाई मापते हैं तो महासागर को बेस बनाते हैं। वो क्या होता है हम लोगों का? बेंचमार्क, वहां से जमीन की ऊंचाई नापते हैं, सब जगह बराबर है। लेकिन उसमें आखिर धाराएं क्यों उत्पन्न हो जाती है? आपका एक बड़ा सा कोई बर्तन है, उसमें पानी भरा हुआ है और उसमें गति उत्पन्न हो जा रही है, ये क्या रीजन है? कोई बल चाहिए उसके लिए उत्पन्न करने के लिए, तो हम यही पढ़ेंगे महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति। दिखाई दे रहा है सबको? इसमें कई कारण है। पहला जो कारण है वो पृथ्वी का परिभ्रमण, रोटेशन ऑफ अर्थ। रोटेशन ऑफ अर्थ। ये दूसरा कारण पृथ्वी का परिभ्रमण, वही बताएंगे। अच्छा, ये ग्लोब की डिमांड करेंगे हम, ये ग्लोब आ जाए, सब जाने के लिए ग्लोब होना चाहिए। जो वर्ती किया है बिना ग्लोब के मजा नहीं आता है। मानचित्र को मैंने मंगवाया है, ग्लोब एक ग्लोब मंगवाया जाएगा। पृथ्वी का परिभ्रमण, इसमें होता है कोरियालिस बल होता है, कोरियालिस बल। ये पृथ्वी के भ्रमण के एक मैन है, उन्होंने एक मैन स्पाइरल, हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं। पृथ्वी की परिभ्रमण के कारण पृथ्वी जो रोटेट करती है, ऐसे गोल गोल घूमती है, आप लोग स्पिन कराते हैं, स्पिन करती है। पृथ्वी क्या करती है? अपनी जो एक्सिस है उस पर स्पिन करती है, स्पिन करती है, रोटेट करने से तेजी से घूमती है। जब स्पिन करती है, रोटेट करती है, तो दिन और रात होते हैं हमारे पृथ्वी पर। दिन रात कैसे होते हैं? पृथ्वी का रोटेशन से होते हैं कि रिवोल्यूशन से होते हैं? रिवोल्यूशन से क्या होते हैं? ऋतुएं बनती है
और पृथ्वी जो रोटेट करती है तो क्या होता है 24 घंटे का दिन रात होता है। पृथ्वी 24 घंटे में अपने एक्सिस पर एक राउंड लगा लेती है। कोई स्थान ये है एक्स है तो ये 24 घंटे में घूम के वहीं आ जाएगा। तो ये स्पीड जानते हो कितनी होती है 1600 किलोमीटर प्रति घंटा। पृथ्वी हम लोग घूमते जो दिन रात हो रहा है घूम रहे हैं, कोई स्थान घूम रहा है और कहाँ पे विषुवत रेखा पर है, ये इक्वेटर पर 1600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रोटेट करती है पृथ्वी। और होता क्या है, लेकिन ऊपर जाते जाते कम होता जाता है, इसकी स्पीड कम होती जाती है और पोल पर जाके 0 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी पोल पे आप जाएंगे तो वहां पे स्पीड बिल्कुल कम हो जाएगी। सबसे ज्यादा स्पीड इक्वेटर पर यानी भूमध्य रेखा पर होती है, इसके उत्तर और दक्षिण जाएंगे तो स्पीड घटेगी। ये स्पीड विषुवत रेखा पर की है, विषुवत रेखा पर। अब ये बताइए आप लोग मोटरसाइकिल से चलते हैं तेजी से, आपकी जुल्फें किधर उड़ती हैं? जाती है। आपके कपड़े हैं लड़कों के हैं दुपट्टे उपट्टा सब पीछे तक उड़ते नहीं उड़ते हैं? हमारे शर्ट और सब उड़ते हैं, ढीले कपड़े अगर हम पहन लें, ढीले कपड़े पहले पीछे तरफ उड़ते हैं। जब पृथ्वी रोटेट करती है इतनी स्पीड से तो लैंड एरिया तो ठोस होता है, वो तो चक्कर लगा लेता है, लेकिन जो जल होता है ये उसके साथ नहीं घूम पाता है। तो ये जब इधर को घूमती है तो अगर पृथ्वी किधर घूमती है पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है, ऐसे चक्कर लगा के ऐसे चक्कर लगा के उल्टा लगाएगा पानी से निकलेगा। अरे क्लास ले रहा हूं मैं ना, ठीक ले रहा हूं, ये भी रिकॉर्ड हो जाएगा। रिकॉर्डिंग हो रही है। तो ये घूमती है ऐसी पृथ्वी है, हम बता रहे हैं घूम रही है पृथ्वी ऐसे, तो ये जल क्या होगा पीछे तरफ छूट जाता है। कौन सी धारा की उत्पत्ति होगी? विषुवत रेखी धाराओं की। तो विषुवत रेखा पर जो जल होता है वो पीछे तरफ चलने लगता है, पृथ्वी पश्चिम से पूरब तरफ घूमती है, तो ये धारा किधर चलेगी? पूरब से पश्चिम तरफ चलेगी। तो एक उत्पत्ति का कारण ये हो गया। इस कोरियालिस बल के कारण क्या होता है? पृथ्वी संबंधी कारण है। कोरियालिस बल के क्या कारण होता है? उत्तरी गोलार्ध में कोई भी चीज चाहे पवने हो चाहे धाराएं हो, ये कोरियालिस बल होता है, उसी कारण वो अपनी दिशा से डाइवर्ट हो जाता है। एक मैन ने बताया था कि करीब उत्तरी गोलार्ध में सर्वे करके कोई भी धारा जाती है तो 45 अंश के कोण पर ये सीधा जा रही है तो ये 45 अंश के कोण पर मुड़ जाएगी। दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ जाएगी। जैसे पवने मुड़ जाती, आपने चक्रवात पढ़ा, उत्तरी गोलार्ध में हमारी किधर मुड़ती है? दाहिनी तरफ, दक्षिणी गोलार्ध में बाएं तरफ। इसी तरह जलधाराएं भी होती हैं, ये भी उत्तरी गोलार्ध में अपनी बाएं तरफ और दक्षिण गोलार्ध में दाएं तरफ लगभग 45 डिग्री के एंगल पर मुड़ जाती है। ये इन्होंने बताया था, एक मैन ने बताया। तो एक कारण तो ये हो गया कि पृथ्वी का रोटेशन, पृथ्वी संबंधी कारण महासागरों की उत्पत्ति में इसका एक कारण ये हो गया। दूसरा कारण है महासागर संबंधी, ये तो पृथ्वी संबंधी कारण है, पृथ्वी रोटेट कर रही है। कुछ महासागर के कुछ अंदर कुछ ऐसे कारक होते हैं जिनके कारण उत्पत्ति होती है। तो हम अगले नेक्स्ट पे आते हैं। जहां समझ में आया आप वहां पे रोक दीजिए, क्वेश्चन पूछ लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट नोट करते रहिए। क्या चीज? हमारी पृथ्वी को ऊपर से देखोगे दूर पे विषुवत रेखा पर बड़ा छल्ला, विषुवत रेखा की लंबाई कितनी है? 40,000 किलोमीटर है परिधि। बताओ परिधि का सूत्र बताओ। 2/r, 2 गुणे 22/7 और r त्रिज्या कितनी है? 63-71 किलोमीटर। जरा निकालो 7 7 और ये चलो एक घुमा देते हैं उसको। 91 गुणे 22 गुना 44 जीरो लगेगा। अब इसको गुणा करो, जरा गुणा करो फटाक से, कितने किलोमीटर? नियर अबाउट 40,000 आएगा। बताओ भाई
किलोमीटर। हमारी पृथ्वी ऐसे है, जब यहाँ से एक रेखा खींचेंगे तो विषुवत रेखा मान लो बिल्कुल गोल खींच जाएगा, कितने आएगा 40 40,000 कुछ आएगा, 40,040 आएगा। यहाँ पे जब जाओगे तो ये विषुवत रेखा गोला बनेगा। यहाँ से हम एक गोला बनाएंगे यहाँ पे, तो वो बनेगा जैसे कि हम 66 अंश पे जाते हैं तो भूमध्य रेखा की लंबाई हाफ हो जाती है, यानी कि 20,000 किलोमीटर, 20,000 किलोमीटर हो जाती है। तो ये बताओ कि यहाँ पे जो एक स्थान है तो 24 घंटे में इसकी दूरी कितना तय कर रहा है, 40,000 किलोमीटर। पृथ्वी पर है 66 अंश उत्तरी अक्षांश पर, ये इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 20,000 किलोमीटर। स्थान वही है, x है, 24 घंटे में ही घूमेगा तो उसकी दूरी स्पीड कितनी हो जाएगी, 1600 की जगह पे 800 किलोमीटर, क्योंकि पृथ्वी ऐसे स्टेप में चेंज होती जाती है। तो हम स्पीड कैसे निकालते हैं, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय निकालते हैं समय। तो जब ऊपर घूमता जाएगा तो चौड़ा है, यहाँ पर ज्यादा चक्कर लगाना पड़ेगा, और चूंकि स्पीड सबकी एक साथ है इसकी दूरी ज्यादा तय करनी पड़ेगी, ऊपर जाते जाते कम होती है। अक्षांश वृत्त होते हैं, आपको अक्षांश रेखाएं होती हैं, अक्षांश रेखाएं, अक्षांश वृत्त। अक्षांश रेखाएं कहाँ खींची जाती है, मैप पर, अक्षांश वृत्त ग्लोब पर। तो अक्षांश वृत्त विषुवत रेखा से ऊपर की तरफ जाएंगे तो छोटे होते जाते हैं, सर्किल होता है छोटा होता जाता है, छोटा होते होते ऊपर बिल्कुल पॉइंट बन जाता है, 90 डिग्री वाला पॉइंट बन जाता है, इस कारण वहां स्पीड कम हो जाती है। और फिर महासागर संबंधी बात, महासागर संबंधी कारण है तापमान, भिन्नता। दूसरा है लवणता में भिन्नता, लवणता पढ़ चुके हैं, लवणता में अंतर बड़ी बात है। और उसके बाद है घनत्व में अंतर, आप ये चीज बताइए, ये है वाटर, पानी का कोई चीज भौतिकी का नियम है कि कोई भी चीज गर्म होती है तो उसमें उष्मीय प्रसार होता है। कौन सा प्रसार होता है, उष्मीय प्रसार होता है, चाहे कोई भी चीज हो, चाहे थोड़ा सा ही प्रसार हो। इसका एग्जाम्पल आप देखते हैं, जो रेल की ट्रेन की पटरियां होती है ऐसे ऐसे होती है, बीच में गैप होता है, जाके घर्षण हो, इनकी लंबाई में थोड़ी वृद्धि होगी तो बीच वाला गैप भर जाएगा। ये पटरियां अगर गैप नहीं रहेगा ऐसे तो ये पटरियां क्या होगी, टेढ़ी हो जाएंगी और ट्रेन पलट जाएगी। सेम वही कंडीशन लागू होता है कि जब इसका तापमान ज्यादा जहां पे होगा, सपोज दैट इस एरिया में टेम्परेचर ज्यादा है, जब तापमान ज्यादा होता है तो घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तापमान ज्यादा होता है तो घनत्व कम हो जाएगा, सीधी सी बात है, आयतन बढ़ जाता है, घनत्व कम हो जाएगा। जब घनत्व कम हो जाएगा तो सी लेवल क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इंक्रीज करेगा, सी लेवल क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, यानी कि ऊपर उठेगा, ऊपर उठेगा। इसके विपरीत स्थिति जहां पर टेम्परेचर कम है तो घनत्व क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। उल्टा संबंध होता है, तापमान घनत्व उल्टा संबंध होता है, सी लेवल क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। अगर यहाँ तापमान ज्यादा है तो ये सी लेवल, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ऐसे बन जाएगा। और समुद्र तल का जो ऊपर उठना नीचे उठना 2-4 फुट 10 फीट नहीं होता है। जैसे आपके पानी बहना होता है जमीन पे तो भार होता बहता पानी, यहाँ पर 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर अगर सी लेवल इंक्रीज हो गया तो वो उसको बराबर करने का प्रयास करता है। आपने देखा तो पूरी निकालते हैं हम लोग हलवाई के यहाँ, तो बीच में निकलता है तो वहाँ जो जरा सा लेवल ऊपर होता है तो किनारे का खिसक नहीं जाता, नहीं खिसकता है। बीच में लेवल क्या हो जाता है, अगर किसी चीज खोलता है तो बीच में उसका लेवल ऊपर हो जाता है और किनारे में थोड़ा टेम्परेचर जहाँ कम होता है तो डाउन हो जाता है। इसी तरह जहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होगा
घनत्व उससे कम हो जाएगा और सी लेवल थोड़ा सा ऊपर उड़ जाएगा, और जहां पर टेम्परेचर कम होगा वहां पे घनत्व बढ़ जाएगा, ठंडा होने पर घनत्व बढ़ता है और सी लेवल नीचे हो जाएगा। तो एक उच्च तापमान और निम्न तापमान के बीच में एक थोड़ा सा स्लोप बन जाएगा, बहुत बहुत कुछ 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर, इतना 2-4 फीट नहीं बनेगा, 1-8 मिलीमीटर बन जाता है। और फिर क्या होता है, ये जल इधर की ओर प्रवाहित होने लगता है। इस खाली जगह को जो क्या हो जाएगा, जैसे पानी खाली जगह में भर के भरता है वैसे ही ये धारा बन जाती है। तो इस तरह से तापमान के कारण विषुवत रेखा पर, आप जानते हैं विषुवत रेखा पर तापमान ज्यादा होता है, विषुवत रेखा के इक्वेटर पर यहाँ पे क्या होगा, घनत्व कम, सी लेवल ऊपर, विषुवत रेखा का ध्रुवों की तरफ ठंडा रहता है। जब ठंडा रहेगा तापमान कम रहेगा तो घनत्व क्या रहेगा, कम रहेगा, सी लेवल कम रहेगा। तो विषुवत रेखा से ऐसे धाराएं इधर को चलती है। चली गई लाइट, ये भी बंद हो गया, ये तो चल रहा है, इन्वर्टर चल रहा है। दूसरा कारण है घनत्व में अंतर, दोनों रिलेटेड है जो बता दिया। घनत्व इतने पंखे कहाँ खींच पाएगा, जरा सा तो है। चलो भी थोड़ी देर बैठो। हाँ, घनत्व में अंतर देखिए, घनत्व में अंतर क्यों होता है, ये दोनों को रिलेटेड है, तापमान घनत्व और वर्षा अधिक होता है। तो जब घनत्व ज्यादा होता है लवणता ज्यादा होती है, महासागर में जब लवणता ज्यादा होती है तो घनत्व भी ज्यादा हो जाएगा, सी लेवल नीचे हो जाएगा। यानी कि एक एरिया में एक सागर है, यहाँ पे लवणता ज्यादा है तो यहाँ पे, और यहाँ पे लवणता कम है, तो यहाँ से इधर की तरफ स्लोप बन जाएगा। जब घनत्व ज्यादा होता है तो कोई चीज नीचे बैठती है, भारी होती है, पानी ठंडा होने पर उसका घनत्व बैठता है तो नीचे बैठता है, और जहां पे टेम्परेचर ज्यादा होता है तो ऊपर की तरफ बैठता है। ये तीनों कारण लवणता, तापमान, घनत्व एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। लवणता में अंतर आ जाएगा तो घनत्व में अंतर, टेम्परेचर में अंतर तो घनत्व में अंतर, और अन्य कारण घनत्व में अंतर के हैं। अब घनत्व में अंतर एक और से कारण से होता है, घनत्व में अंतर इन दोनों कारणों के अलावा अगर घनत्व में अंतर आ जाए, इन दोनों कारणों के अलावा, जैसे तापमान और लवणता के कारण घनत्व में अंतर आता है, और घनत्व के इन कारणों के अलावा भी अगर इतर घनत्व में अंतर आ जाता है तो भी सी लेवल में थोड़ा सा, आपको ये सी लेवल है तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा ऐसे। तो फिर इधर से सागरी धारा, पवन सॉरी जल उधर को प्रवाहित होने लगेगा महासागरी धाराओं में। इसके बाद होता है, ये बात समझ में आ गई, क्लियर है। महासागरों में होता है, आप देखते हैं विश्व तापमान का वितरण देखें तो विषुवत रेखा पर तापमान सबसे ज्यादा होता है, और ध्रुवों की तरफ बढ़ते जाते हैं तो तापमान कम होता जाता है। यहाँ की वहां पे बर्फ जमी होती है। हाँ, अब कहते हैं विषुवत रेखा की तरफ से, कुछ ध्रुवों की तरफ से धाराएं आती हैं विषुवत रेखा की तरफ से। ये क्या होता है, पोल हो गया, पोल हो गया, एक इक्वेटर हो गया। जैसे लेब्राडोर की धारा है, लेब्राडोर की धारा है, अब इधर तो ठंडा है लेकिन ये इधर की तरफ चल रही है, सवाल पूछना, आपने नहीं पूछा सवाल तो वही बता रहे हैं। लेब्राडोर की धारा ऊपर से, ग्रीनलैंड की धारा इधर से आ रही है, क्योंकि इधर तो तापमान कम है, सी लेवल इधर डाउन है, होना चाहिए, डाउन है नहीं, होना चाहिए, लेकिन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बर्फ के पिघलने से जलापूर्ति बहुत हो जाती है, तो वो जो कारक है तापमान वाला उसको वो न्यूट्रल कर देता है। यानी कि ताजी जहां बर्फ पिघलती है तो बर्फ पिघलती इतनी मात्रा में जलराशि इकट्ठी हो जाती है, वो जलराशि क्या होती है, तो जो तापमान, घनत्व, लवणता वाला जो अंतर है उसको वो निष्क्रिय कर देती है। इसलिए ये ठंडी धाराएं ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ चलती है, दोनों बीच में मिलती है, 40 अंश के आसपास आके मिलती है।
तो विषुवत रेखा से की तरफ से जो धाराएं ध्रुवों की तरफ, सॉरी ध्रुवों से जो विषुवत रेखा की तरफ धाराएं चलती हैं, तो ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ के पिघलने से बहुत मात्रा में जलवाष्प एकत्रित हो जाती है, तो वो विषुवत रेखा की तरफ आती है। विषुवत रेखा से जो ध्रुवों की तरफ धाराएं जाती हैं, तो उसका मुख्य कारण ये होता है टेम्परेचर और लवणता और घनत्व में अंतर। ये तीनों यहाँ पे क्या होते हैं, इनके कारण विषुवत रेखा पर थोड़ा सा जल तल ऊपर हो जाता है, सी लेवल ऊपर हो जाता है और धाराएं प्रवाहित होने लगती है, दोनों कारण। ये इसके बाद आपका है बाह्य सागरीय कारक। ये सागर के अंदर थे, यानी कि स्वयं जल के अंदर था। बाह्य सागरीय कारक, बाह्य सागरीय कारक क्या हो सकता है? सागर के बाहर का कारक कोई बताए? वायुदाब, ये तो वायुमंडल से होता है। वायुदाब, पवने, तापमान, तापमान तो पानी गर्म होता है ना, भले तापमान सूरज से मिलता है लेकिन गर्म तो पानी होता है। वायुदाब, पवने, वाष्पीकरण और वर्षा। वाष्पीकरण और वर्षा, ये बताइए यहां पे एयर प्रेशर, एयर प्रेशर हाई है, हाई एयर प्रेशर है, उच्च, यहां पे लो है। जब हाई एयर प्रेशर रहेगा तो इस पर दबाव पड़ता है, क्योंकि हवा में भार होता है, हवा में भार होता है। इसका एग्जांपल है कि दो बैलून ले लीजिए, भौतिक तुला, आप लोग जो साइंस में पढ़े फिजिक्स वगैरह, तो भौतिक तुला देखा है आप लोगों को, उसमें एक बाल को भी तोल सकते हैं, बहुत बारीक चीजों को भी उसमें तोला जा सकता है। तो भौतिक तुला में आप देखेंगे एक गुब्बारा ले लीजिए जिसमें कि वो दोनों खाली गुब्बारे हैं, बराबर बराबर है, एक में हवा भर दीजिए, एक को खाली रखिए, तो देखिए जिसमें हवा भरा है वो नीचे झुक जाएगा। इसका मतलब क्या है, वायु में भार होता है। और कितना होता है? समुद्र तल पर 1013 मिलीबार, इसको मिलीबार में मापते हैं, मिलीबार। इसका मतलब ये हुआ 1013 ग्राम, इसका मतलब हुआ 1 मिलीबार बराबर 1 ग्राम होता है। 1 वर्ग सेंटीमीटर पर, 1 वर्ग सेंटीमीटर पे भार होता है। हमारे खोपड़ी का आयतन निकाल लेंगे, पूरे सिर का आयतन, तो लगभग उसका आयतन होता है उसके हिसाब से 125 किलो। हम अपने खोपड़ी पर वायुदाब हमेशा लाद के घूमते रहते हैं, लेकिन हमें एहसास नहीं होता है। और 125 किलो वजन लाद दे तो फिर पता नहीं क्या हो जाएगा हम लोगों का। लेकिन वायुदाब तो रहता हमारे ऊपर, लेकिन हमें महसूस नहीं होता, क्योंकि हमारा जो ब्लड प्रेशर है थोड़ा सा इससे ज्यादा है। हमारे अंदर शरीर ब्लड प्रेशर है, हमारा हार्ट है, पंप करता है, बहुत मेहनत करता है। जब हम खा खा के मोटे हो जाते हैं, बेचारा वो भी बना कर देता, कहता मैं नहीं कर पाऊंगा। ये समझिए कि हार्ट इतनी मेहनत करती है कि हमारे अंदर ये पाइपें जमीन के अंदर बिछी हुई है, वो दबी हुई है, और इतना तेजी से पंप करके कि उन नसों को फैला के सारे शरीर में पहुंच जाता है। अगर हार्ट को निकाल के बाहर अगर पंप करे तो 30 फीट ऊपर तक जाएगा ब्लड, इतना तेज वो पंप करता है। तो हमारी सब जगह शरीर पर 30 फीट ऊपर तक जाएगा हार्ट अगर पंप करता है तो। खाली उसको शरीर में नसों में ना दौड़ा, जैसे चोट दो, जैसे पिचकारी से 30 फीट ऊपर लग जाएगा। बहुत पावरफुल होता है हमारा हार्ट। जब फेल होता भैया तो हम लोग ऐसे गिरते हैं, 2 मिनट लगता है, 1 सेकंड भी नहीं लगता है, फिर काम तमाम। तो ये हाई एयर प्रेशर होता है, तो यहाँ पे सी लेवल ऊपर उठ जाएगा थोड़ा सा, यहाँ पे सी लेवल थोड़ा सा डाउन हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक ढाल बन जाएगा हल्का सा पानी की सतह पे, सी लेवल पे। हाँ, यहाँ पे हाई होगा नीचे दबेगा, वहाँ पे नीचे, अरे सॉरी उल्टा हो गया, यहाँ पे नीचे हो जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर हो जाएगा लो वाले में, तो इधर को ढाल बनेगा और फिर इधर से जब क्या होगा, प्रवाहित होने लगेगा। इसके विपरीत ये होता है, पवने होती हैं, पवने होती हैं। ये जब पवन अपने ऊपर, इसके ऊपर से चलेगी, दूसरा कलर तो नहीं मारता, तो ये क्या होता है, जल को अपने साथ घर्षण करके बहा ले जाते हैं। महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में सबसे ज्यादा योगदान किसका है, तो वो होता है पवनों का। आंसर ये आया था यूपीएससी में, तीसरे में भी सवाल आया था, मुझे याद नहीं था, एक ही सवाल आया था। महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में सबसे ज्यादा योगदान किसका है, सबसे ज्यादा प्रभावशाली कौन है, तो है पवने।
क्योंकि इनमें बहुत ताकत होती है। इसमें अभी आगे बताएंगे। एक विद्वान थे, उन्होंने पवनों की गति और धाराओं की गति में एक संबंध निकाला था। एक मैन थे, यही थे, इन्होंने कहा था, एक मैन ने कुछ और थे, अभी आगे बताएंगे। तो ये वायुदाब होता है और पवने होती है, यानी कि जहां पे वायुदाब ज्यादा, सी लेवल ऊपर, जहां वायुदाब कम। ये कहां पे होता है वायुदाब? विषुवत रेखा पर, यहाँ पे कर्क और मकर रेखाओं के ऊपर, यहाँ पे एयर हवाएं ऊपर उतरती है। तो यहाँ पे वायुदाब क्या होगा है? ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है, ये है विषुवत रेखा। यहाँ पे हवाएं ऊपर से उतरती हैं। आपको अश्वक्षांश का नाम सुना है? अश्वक्षांश 30 से 35 के बीच में घोड़ों वाला अक्षांश नाम सुना नहीं? वहां ऊपर से हवाएं नीचे उतरती है और फैलती है। तो एयर प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि उस जमाने में जो व्यापारी नाव से व्यापार करते थे, तो उनकी नाव, यानी कि हवा कोई नहीं चलती थी, हवा ऊपर से नीचे उतरती थी, वायुदाब ज्यादा हो जाता था, उनकी नाव आगे नहीं बढ़ती थी, तो घोड़ों को उतार के समुद्र में फेंक देते थे। यानी कि सारे घोड़े ले जाके डुबाने से अच्छा है 2-4 घोड़े फेंक दो, हल्का हो जाएगा तो आगे निकल जाएगी नाव। एयर प्रेशर ज्यादा होता है, इसीलिए इसको अश्वक्षांश कहा गया 30 से 35 साल के बीच में। तो यहाँ पे जब एयर प्रेशर ज्यादा है तो क्या हो जाएगा? सी लेवल नीचे जाएगा। विषुवत रेखा पर एयर प्रेशर लो एयर प्रेशर होता है, क्योंकि यहाँ पे डोल्ड्रम होता है समुद्र का, तो इधर से इधर को ढाल बन जाएगा। तो इस कारण से वाष्पीकरण, वायुदाब और पवनों के कारण महासागरों का जल होता है वो गतिशील हो जाता है। अगली बात आते हैं वाष्पीकरण। वाष्पीकरण से क्या प्रभाव पड़ेगा? वाष्पीकरण और वर्षा, यहाँ पे वाष्पीकरण ज्यादा है और यहाँ पे वर्षा ज्यादा है। तो यहाँ पे सी लेवल क्या हो जाएगा? मुख्य रूप से सी लेवल की बात है। सी लेवल नीचे जाएगा, इसमें सी लेवल ऊपर उठेगा। ढाल किधर को बनेगा? इधर को बनेगा, इधर को। सागर का जल इधर को गतिशील हो जाएगा। इसको भी चला दो भाई। क्या करें, लाइट नहीं है तो दया की भीख मांगनी है। सीटी मार दिया। ऊपर जैसे सीटी मार रहा है। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। जाने लगने दीजिए गर्मी यार, इतनी गर्मी से परेशान ना हो। हम लोग उष्ण जलवायु वाले प्रदेश में रहते हैं, गर्मी से डरना क्या? जब अफ्रीका वाले नहीं डरते हैं। चलाया अपना विटामिन डी मिलता नहीं है। दिल्ली में जाइए, प्रोजेक्ट धूप चलाया जा रहा है। फ्लैट में रहते रहते, दिल्ली में छाए रहते, उनको न रात का चांद देख पाते हैं, न सितारे देख पाते हैं, न दिन का धूप देख पाते हैं। उनके शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है, हड्डियां कमजोर। तो दिल्ली सरकार ने ऑपरेशन धूप पार्क बना के बता दिया, धूप में बैठ कर धूप से स्तनपात करिए, आपको विटामिन डी मिले। हमारी स्किन होती है विटामिन डी बनाती है। और देखो वेस्ट इंडीज वाले कितने लंबे चौड़े हट्टे कट्टे होते हैं, बहुत ज्यादा विटामिन डी, हड्डियां लंबी चौड़ी वो होते हैं। कीरोन पोलार्ड को देखा, 1.5 कुंटल का है। खाली इसे करते तो छक्का चला जाता है। सेरेना विलियम्स, वीनस विलियम्स पता नहीं 150 की 200 किलोमीटर की रफ्तार से करती है सर्विस। आते हैं वायु कारक वाष्पीकरण तथा वर्षा। तो जहां पे वाष्पीकरण ज्यादा होता है सी लेवल थोड़ा डाउन हो जाता है, और जहां पे वर्षा ज्यादा होती है विषुवत रेखा पे ज्यादा वर्षा होती है, आप जानते हैं। और कर्क और मकर रेखाओं के आसपास जहां पे ऊपर से नीचे हवा उतरती है तो वायुदाब भी नीचा, वाष्पीकरण भी ज्यादा, कई चीजें। कुल मिला के ये सारे कारक जो होते हैं एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। जैसे कि आपकी सफलता में योगदान किसी एक चीज का नहीं है कि हमने पढ़ा दिया हम सफल हो गए। आपकी मेहनत है, आपके पेरेंट्स के इन्वेस्टमेंट है, इसके पहले आप पढ़ के आए होंगे उसका है, प्लस आपकी बुद्धिमत्ता है, कई चीजों का योगदान होता है किसी चीज के सफल होने में।
मकान बनी, कई चीजों का योगदान है इसमें, कई लोग इसमें आए। उसी तरह महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति होती है कि जितने सारे कारक मैंने गिनाए हैं सबका थोड़ा बहुत योगदान होता है, सबका होता है। तीनों के ये जितने भी है सभी के संयुक्त प्रयास से महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति होती है। कहीं कहीं पर कोई कारक ज्यादा प्रभावशाली होता है और कहीं पर कोई कम हो जाता है। अभी आगे हम डिस्कस करेंगे इसका कौन सा प्रभावित होता है। इसके बाद होता है परिक्रमण संबंधी हो गया, सागर संबंधी कारक हो गया आपका। घनत्व के कारण वही आयतन बार बढ़ता है। प्रचलित तथा सनातनी हवाएं होती हैं। आपकी हवाओं की दिशा पढ़ कर कोई एग्जाम्पल देते हैं पवनों का। पवनों में उसमें है सनातनी हवाएं, प्रचलित, सनातनी, ग्रही, पार्थिव, टेरेस्ट्रियल, इतने नाम हैं। ये इस तरह के 3 पौने हैं। ये पूरे ग्लोब पर चलती हैं, पूरे पृथ्वी पर चलती है, पूरे ग्रह पर चलती हैं। सनातनी मतलब लगातार वर्ष भर एक ही डायरेक्शन में चलती हैं। और ये प्रचलित पौने हैं भी हमेशा चलती रहती हैं। इस तरह के 3 पौने हैं। ये विषुवत रेखा पर आप देखिए ये वाले बेल्ट जो है ये चलती है हमारी विषुवत रेखा। ये कौन सी कौन है? व्यापारी कौन, व्यापारी कौन, ये कौन सी कौन है? व्यापारी, ट्रेड जिस कहते हैं। ये साल भर चलती है, एक ही दिशा में चलती है और पूरे ग्लोब पर चलती है, इसलिए कारण कहा जाता है। ये उत्तरी गोलार्ध की, दक्षिण गोलार्ध की। पछुआ पौने यहाँ चलती है। ये कौन सी है? पछुआ, पछुआ पौने। इस पेटी में भी पछुआ पौने चलते हैं। यहां से चलती ध्रुवी पूर्वाई, यहाँ पर चलती है ध्रुवी पूर्वाई से एक चलती है। ये साल भर चलती है। इनका भी प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। कहीं कहीं तो पछुआ प्रवाह ड्रिफ्ट नाम भी रख दिया गया है। पछुआ प्रभाव से, पछुआ हवाओं के प्रभाव से महासागरीय धाराएं बहुत सारा जल आडोलित कर लेती हैं और महासागरीय धाराएं बहा के लेके जाती है और महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति होती है। इसलिए प्रचलित पवनों के कारण लोकल विंड्स तो होता ही है, प्रचलित पवनें पूरे ग्लोब पर चलती है। और इसी का एक प्रभाव देखिए हिंद महासागर में आप पढ़े होंगे, अरब सागर में आपको पढ़े होंगे कि 6 महीने हवाएं इधर को चलती है। मानसून हवाएं कैसे चलती हैं? इधर को चलती है। 6 महीने के बाद क्या होता है? उल्टा हो जाती है, इधर से इधर को चलने लगती है। मानसून पौने 6 महीने में अपना दिशा बिल्कुल उल्टा हो जाती है। तो ज्यादा प्रभाव धारा उत्पत्ति भी किसका हुआ? पवनों का ही हुआ। यहां तो विस्तृत रूप से पवनों का योगदान है। इसके बाद आते हैं लोग, एक विद्वान थे कार्ल जोफरीज। कार्ल जोफरीज स्वीडन है। इन्होंने हवाओं की गति और धाराओं की गति में एक निश्चित अनुपात निकाला। वो अनुपात क्या था कि अगर वायु की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा होगी तो धाराओं की गति 3/4 किलोमीटर प्रति मील है, मील होगी। अगर पवन सागर के जल के ऊपर से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हो रही है तो धारा जो कि सागरीय जल होता है करीब 3/4 निकाल लीजिए कितने किलोमीटर की रफ्तार से बहेगी, केवल हवा के प्रभाव से। ये और जो हवा होती है जब एक
जब हवाएं चलती है ऐसे तो यहाँ पर जल को आडोलित करती है। आडोलित, आडोलित का मतलब होता है ऐसे लपेट उलट करके, यानी केवल ऊपर की तरफ नहीं चलता है, करीब 30 फीट तक, 30 फीट के जल को ऐसे करके वो बहा के ले जाती है 30 फीट की गहराई तक। इससे ज्यादा के हवाएं क्या होती है, इससे ज्यादा गहराई, 30 फीट से ज्यादा गहराई के पानी को वो आडोलित नहीं कर पाती है। आडोलित इसको कहा जाता है, आडोलित, सॉरी आडोलित मतलब ऐसे क्या 3/4 है, इतना स्पीड होता है। हवा की स्पीड से पानी तो चलेगा नहीं, संभव नहीं है, पानी का वजन बहुत ज्यादा होता है। एक मैन ने इसी बात को एक मैन ने बताया, एक मैन ने बताया कि उत्तरी गोलार्ध में, पहले बताया मैंने आपने 45 डिग्री पर, और दक्षिणी गोलार्ध में भी 45 डिग्री पर ये हवाएं उड़ जाती है। वायु की गति अगर 50 मील प्रति घंटा है किलोमीटर, तो धाराओं की गति कितनी होगी, 3/4 किलोमीटर प्रति घंटा। वो सारी मैंने हल्का और वो ले लिया। ये वाला पूछ रहे थे वायु की गति अगर 50 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की गति कितनी होगी, 3/4 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो हवाएं चलती हैं तो ऊपर का जल बहा के ले जाती है, तो कितनी गहराई तक तो बहा के ले जाएगी, क्या पूरे महासागर का यहाँ तक के बहा के ले जाएगी हवाएं? उसमें इतनी ऊर्जा नहीं होती है, केवल 30 फीट की गहराई तक का जल इसको ऐसे आडोलित करके अपने साथ बहा के ले जाती है। आडोलित 30 फीट तक आडोलित कर पाती है। अब ये आते हैं, इतना समझ में आ गया, ये तो हो गई महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के कारण, यानी इन कारणों से महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति होती है। महासागरीय धाराओं की दिशा में जो परिवर्तन होता है, इधर मुड़ेगी कितना मुड़ेगी, ये किस बात से डिसाइड होता है, तो ये 2-3 कारक होते हैं जिनसे ये डिसाइड होता है कि महासागरीय धाराएं किधर को मुड़ेगी और कितनी एंगल पर मुड़ेगी। वो है, देखिए, महासागरीय धाराओं की दिशा को प्रभावित करने वाले कारक। पहला है तट की दिशा एवं आकार, तट की दिशा एवं आकार। तट की दिशा, अगर पानी ऐसे धाराएं बहकर जा रही है और सामने क्या हो गया, कोस्टल एरिया पड़ गया, तो ये क्या इसके समानांतर बहने लगेगी इसके, क्योंकि भारत में ऐसे जब मानसून पवनें चलती है ऐसे ऐसे, तो कभी कभी जब इधर से जाती है तो हवाएं भारत में पहुंच वर्षा करती है, और कभी कभी ये तट के समानांतर चलने लगती है। तब तो क्या होता है, मानसून जो होती है, जलवाष्प होती है, भारत के ऊपर नहीं आ पाता है, इसी को कहा जाता है मानसून विच्छेद। एक आध हफ्ते के लिए वर्षा रुक जाती है, नहीं रुक जाती है। तो जब पश्चिमी तट पर जब हवाएं ऐसे समानांतर चल जाती है, जब धाराएं चलती हैं, कभी कभी धाराओं के साथ हवा चल रही है और ये हवा समानांतर चलने लगती है, तो इसको मानसून विच्छेद कहते हैं। तो जो हवा समानांतर चलने लगती है, उसी तरह महासागरीय धाराएं भी इसके समानांतर चलने लगती है। इसको कहा जाता है वेलांचली धारा। वेलांचली धारा, इंग्लिश में लिटोरल करंट।
तो क्या होता है, महासागर का तट और उसकी आकृति महासागरीय धाराओं की डायरेक्शन, दिशा को प्रभावित कर रहा है, नहीं कर रहा है। जैसे प्राचीन की धारा हो गई, यहाँ पे ये विश्वोत्तर की धारा आती है यहाँ पे, तो इसके अवरोध के कारण ये इधर मूव करके चली जाती है और ये इधर चली जाती है। अगर ये अवरोध ना होता तो आगे निकल जाता, तो इसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया। तट की आकृति, अब तलीय आकृतियां महासागर के अंदर जैसे कटक है, इसे बनाए चलती हैं। तो अगला कार्य जो अंतःसागरीय कटक, ये भी डायरेक्शन को चेंज करते हैं। महासागर में कटक होते हैं अंदेशन में। ये जो उत्तरी अटलांटिक महासागर गल्फ स्ट्रीम की धारा जाती है, गल्फ स्ट्रीम की धारा तो स्कॉटलैंड के पास पहुंचती है। ये स्कॉटलैंड है आपको, ये स्कॉटलैंड यहाँ पहुंचती है। स्कॉटलैंड के पास पहुंचती है तो बिबिल टॉमसन कटक है। बिबिल टॉमसन एक कटक है, समुद्र के अंदर है, वो निकला हुआ है। तो जब इससे टकराती है तो इधर को बहती है पूरब की तरफ, और यहाँ से बहने के बाद ये दक्षिण की तरफ घूम जाती है। ये कटक होता है, तो कटक के कारण उसको क्रॉस करती है, उसका डायरेक्शन मुड़ जाता है। वो कटक के कारण कौन सा कटक है, बिबिल टॉमसन कटक होता है। बिबिल टॉमसन कटक अपनी दाहिनी ओर मुड़ जाती है। दूसरी बात, इनकी दिशा को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, मौसमी परिवर्तन। ये हो गया अंतःसागरीय कटक, मौसमी परिवर्तन। मौसमी परिवर्तन, मानसून धाराओं की उत्पत्ति होती है जब हवाओं की दिशा, मौसम बदलता है, जाड़े की ऋतु आती है तो हवाएं किधर चली जाती, अटलांटिक इसमें सारी अरब सागर में। शीत ऋतु में इधर को चलेंगे, और ग्रीष्म ऋतु में ये इधर को चले जाती है। डायरेक्शन बदल गया, यानी कि ऋतुएं जो होती है, मौसम होते हैं, वो भी पवनों की धाराओं की दिशा को प्रभावित करते हैं। तो दो तरह के कारक होंगे, एक महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति से संबंधित कारण, दूसरा होता है महासागरीय धाराओं की दिशा को परिवर्तित करने वाले कारक। तो दिशा को परिवर्तित करने वाले कारक तटी की आकृति, मौसम में परिवर्तन, जलवायु में परिवर्तन, मौसम में परिवर्तन, और अंतःसागरीय स्थलाकृतियां कटक, इसके कारण होते हैं। अब आज आते हैं हम लोग जरा अटलांटिक महासागर की धाराएं पढ़ते हैं। टाइम आधा घंटा पढ़ने का, आधा घंटा। ये देखिए थोड़ा सा इनका नहीं पिक्चर बन पाया, ज्यादा बड़ा बन गया था, ऊपर से ज्यादा नीचे।
ये है इक्वेटर, विषुवत रेखा। पृथ्वी गति लगा रही है, पहला कारण हमने पढ़ा, पृथ्वी बड़ी तेजी से घूमती है। मेरी विषुवत रेखा का स्पीड कितनी, 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो जल क्या होता है, स्थल का साथ नहीं दे पाता है और पीछे की तरफ छूट जाता है। तो ये पानी होता है जो इधर धारा के रूप में ये प्रवाहित होने लगता है। प्रवाहित होने लगता है। तो इसको कौन सी धारा कहेंगे, नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट। इसको साउथ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट कहेंगे। जब ये धारा बहती है करीब 0 से लेके ये 10 अक्षांशों के बीच में रहती है, और ये 0 से लेके 20 अक्षांश तक रहती है, यानी कि दक्षिण में थोड़ी सी चौड़ी है। जब ये यहाँ जाकर टकराती है, यहाँ पे ब्राजील के पास 0 से 10 के बीच में ये एंटीलीज की धारा, तो यहाँ से जाने के बाद ये क्यूबा है, आपने देखा होगा, ये फ्लोरिडा है, ये एंटीलीज है, ये एंटीलीज द्वीप है। तो एक धारा इसकी इधर से चली जाती है ऐसे, दूसरी धारा चली जाती है कैरेबियन सागर में। यह है कैरेबियन सागर, कैरेबियन सागर, और कैरेबियन सागर में जाती है, यह है गल्फ स्ट्रीम, यानी कि खाड़ी की धारा, मेक्सिको की खाड़ी है। तो यहाँ पे जाके पानी बहुत एकत्रित हो जाता है। जब पानी का लेवल ऊपर हो जाता है और इधर से प्रेशर तो रहता ही है, फिर ये धारा, ये फ्लोरिडा, ये है क्यूबा है, और ये फ्लोरिडा जलसंधि है। ये कौन सी जलसंधि है, फ्लोरिडा, फ्लोरिडा स्ट्रैट जलसंधि है, और ये यहाँ से निकलती है, और ये एंटीलीज की धारा जाके इसमें यहाँ मिल जाती है। जब यहाँ से गल्फ स्ट्रीम की धारा निकलती है, तब इसका नाम पड़ता है फ्लोरिडा की धारा। यहाँ से गल्फ स्ट्रीम से लेके करीब केप हेटरस तक, यहाँ पे जगह है केप हेटरस, केप हेटरस तक पहुंचती है। केप हेटरस तक इसका नाम होता है फ्लोरिडा की धारा। इस फ्लोरिडा की धारा में करीब एंटीलीज की धारा जाके आगे मिल जाती है, और विषुवत रेखा की, उत्तरी विषुवत रेखा की धारा जो होती है कैरेबियन सागर के, कैरेबियन धारा के नाम से जाती है, और ये सीधे पहुंच जाती है गल्फ मेक्सिको की खाड़ी में। और इसीलिए इसकी उत्पत्ति खाड़ी होने के कारण गल्फ स्ट्रीम की धारा कहा जाता है। ये केप हेटरस से आगे की तरफ जो बढ़ती है धारा, ऐसे बढ़ रही है धारा, अब इसका नाम पड़ता है केप हेटरस के बाद, यहाँ तक फ्लोरिडा की धारा है केप हेटरस तक। आप अमेरिका के मानचित्र में देखेंगे केप हेटरस यहाँ पे बना होगा, हेटरस निकाल लीजिए, यहाँ से इसका नाम पड़ता है गल्फ स्ट्रीम की धारा। गल्फ स्ट्रीम की धारा पड़ती है दक्षिणी विषुवत रेखा की धारा होती है, तो यहाँ पे ब्राजील के तट से टकराती है, तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। महासागरीय धाराओं की दिशा में परिवर्तन करने वाले कारक में जो तट है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये जब टकराती है तो एक इसकी धारा इधर निकल जाती है और ट्रिनिडाद और टोबैगो के पास आके इसमें मिल जाती है। दक्षिणी विषुवत रेखा की धारा भी, दक्षिणी विषुवत रेखा की धारा भी टकरा के इसमें चली जाती है। इसकी एक शाखा दक्षिण की तरफ मुड़ के ये चली जाती है ब्राजील की धारा, ब्राजील की, ये सभी गर्भ हैं, क्योंकि विषुवत रेखा की तरफ जा रही तो सारी धाराएं गर्भ है। ये आगे जब ये बढ़ती है तो यहाँ पर जाने के बाद ये कई भागों में डिवाइड हो जाती है। ऊपर से एक धारा आ रही है लेब्राडोर की धारा, कौन सी धारा, लेब्राडोर। इसकी धारा की उत्पत्ति कैसे हुई, बर्फ के पिघलने से। बर्फ के पिघलने से बहुत भारी मात्रा में जलवाष्प एकत्रित हो जाती है, तो फिर वो नीचे की तरफ प्रवाहित होती है, और ये जब बहती आगे चलती है तो यहाँ पे करीब 45 अंश उत्तरी अक्षांश और 45 अंश पश्चिमी देशांतर के पास ये कई शाखाओं में बढ़ जाती है। तो यहाँ पे इसको कहा जाता है गल्फ स्ट्रीम का डेल्टा। क्या कहा जाता है, हम यहाँ लिख रहे हैं गल्फ स्ट्रीम का डेल्टा। डेल्टा का नाम सुना आपने, महासागर में भी डेल्टा पढ़ लीजिए, उसको कहा जाता है गल्फ स्ट्रीम का डेल्टा। टेलियोग्राफी का पठार है, यहाँ पे एक है टेलियोग्राफी का पठार, कई भागों में बढ़ जाती है। इधर से एक आती है ग्रीनलैंड की धारा,
ग्रीनलैंड की धारा वो भी कैसे आती है, बर्फ के पिघलने से जब अधिक मात्रा में जलराशि एकत्रित हो जाती है तो पानी नीचे की तरफ आने लगता है, ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ आता है। यहाँ पहुंचने के बाद ये जब कई शाखाओं में बढ़ जाती है तो इसी का नाम पड़ता है 45 नॉर्थ 45 वेस्ट मेरिडियन और ये लैटिट्यूड। तो इसका यहाँ से नाम पड़ता है गल्फ स्ट्रीम का डेल्टा। इसकी कई शाखाएं, एक शाखा चली जाती है नॉर्वे सागर में, नॉर्वे सागर में उसकी एक शाखा चली जाती है नॉर्वे सागर में, और ये बहती है, और दूसरी धारा चली जाती है अटलांटिक की धारा, अटलांटिक की धारा होती है, ये उत्तरी अटलांटिक फिर डेल्टा की और पैसिफिक की। इसके बाद जो ये धारा है, ये लैब्राडोर की धारा, तो जब ये आती है यहाँ पे तो ये बहुत ठंडा होता है, ठंडी धारा है, लैब्राडोर की धारा ठंडी धारा है, तो ये पानी हेक्टर संतरी तक चला आता है। आगे है यहाँ चूंकि गर्म धारा है, ये धारा बह रही है, तो ये जब पानी आता है तो अमेरिका के तट के सहारे चला आता है, तो अमेरिका का ये तट जाड़े में जम जाता है। न्यू फाउंडलैंड है यहाँ पे, वहाँ पे, और इसके साथ क्या होता है, आइसबर्ग आते हैं। आइसबर्ग क्या होता है, प्लावी हिम, बड़े बड़े टुकड़े बर्फ के होते हैं, हजारों किलोमीटर लंबे समुद्र में, समुद्र में 1000 किलोमीटर कोई मतलब ही नहीं है, सैकड़ों किलोमीटर लंबे मोटे चौड़े आते हैं, आइसबर्ग बन के आते हैं। उसका नाम सुना होगा टाइटैनिक, यही न्यूफाउंडलैंड के पास टकराई थी आइसबर्ग से, टूटे यहाँ से पोर्ट्समाउथ से चली थी इंग्लैंड से और वहां जाते जाते उस आइसबर्ग से टकरा गई थी और वहीं पे टूटी थी आइसबर्ग से। तो जब ये धारा इधर आ जाती है उसके साथ बहुत ही आते हैं, आइसबर्ग आते हैं, प्लाविहिम आते हैं, तो यहाँ पे जल यातायात कठिन हो जाता है, जहाजों का आवागमन बंद हो जाता है, उनसे टकराने का खतरा होता है, और पानी में दिखाई नहीं देते हैं। 9 हिस्सा तो उसका नीचे होता है, 1 हिस्सा उसका ऊपर होता है, और पानी में समुद्र में लहरें होती हैं तो दिखाई भी नहीं देता है जहाज को दूर से, बिल्कुल पास आ जाए तो दिखाई देता है, और पास आ जाए तो जहाज को मोड़ते मोड़ते टक्कर हो ही जाती है। ऐसे टकराया था, टाइटैनिक मूवी भी देखा आप लोगों ने, देखा होगा। तो ये फ्लोरिडा की धारा आती है, आगे जब पहुंचती है इसके दाहिने तरफ सारगैसो सागर है, यहाँ पे नाम सुना होगा सारगैसो सागर। यूपीपीएससी में एक सवाल पूछा गया था, कौन सा ऐसा सागर है जिसका तट नहीं है? कौन सा ऐसा सागर है जिसका तट नहीं है? दिमाग खराब, आप सोच लेगा कौन सा ऐसा है जिसके बिना तट के सागर कैसे होगा भाई? बिना बर्तन के पानी को रोक पाओगे? यही सागर है, सागर ऐसे होगा, ये बीच में है भाई। इधर ये धारा बह रही है, इधर ये धारा बह रही है, कनारी की धारा यहाँ बह रही है, कनारी की धारा, इधर गल्फ स्ट्रीम की धारा, इधर उत्तरी प्रवाह हो गया, नीचे विश्वोत्तरी की धारा, चारों तरफ से तो पानी है, जमीन कहाँ है, और बीच का एरिया सारगैसो सागर है। यहाँ पोर्तुगीज भाषा का शब्द है, पोर्तुगीज मतलब पुर्तगाली भाषा, पुर्तगाली भाषा का शब्द है सारगैसम। सारगैसम इसका मतलब होता है, सारगैसम एक घास होती है, जड़ विहीन घास, जड़ विहीन ऐसा घास होती है जो पानी में ही बनती है, उसी में तैरती रहती है, जड़ विहीन घास, कोई जड़ नहीं होती कि जमीन से निकल के आए। पानी समुद्र में ऐसी घासें होती है वो पानी में तैरती रहती है, बहती रहती है, इसमें जलयान बढ़ना कठिन हो जाता है। और कुछ पानी की वैसी जड़ें होती हैं जो पानी जमीन के अंदर, पानी में जमीन होता है, जमीन के अंदर फंसी रहती है। आप लोग कौन सा खाता है यहाँ पे पूछते हैं, मार्केट में से फसील सब्जी उसका मैं यही देखा है, वो कमल का फूल होता है, कमल के फूल की जो जड़ होती है पानी के अंदर, जमीन के अंदर घुस जाती है, वहां से निकालते हैं। मैंने पूछा था उससे, मसीड़ा क्या करते हैं, और ये जड़ वाली है, और ये सारगैसम गैस होती, बिना जड़ नहीं होती, ऊपर तैरती रहती है, इसलिए इसका नाम पड़ा सारगैसो सागर। सारगैसो सागर के बारे में इसमें थोड़ा सा इसमें जान लेते हैं। सारगैसो सागर इसके उत्तर की तरफ कौन से है, इसका विस्तार है सारगैसो सागर का
20 से 40, यहाँ पे करीब 20 अंश उत्तरी अक्षांश से 40 अंश उत्तरी अक्षांश के बीच में, और यहाँ 35 अंश पश्चिमी देशांतर से लेके, नहीं सॉरी 35 इधर होगा, 35 अंश पश्चिमी देशांतर से, मैं इधर बना रहा हूँ 20 से लेके 40, इधर 35 से लेके 75 तक है, 35 से लेके 75 के बीच में, 35 से लेके 75 के बीच में। क्यों है सागर सागर उत्पत्ति हुई? क्योंकि जब चारों तरफ यह चक्र बन जाता है, ऐसे भंवर बन जाता है, तो बीच का जो जल होता है वो स्थिर हो जाता है, शांत हो जाता है, उसमें कोई प्रवाह नहीं होता है। आपको नदी में तैरना आसान है, लेकिन तालाब में तैरना बहुत कठिन होता है, क्योंकि तालाब में पानी में प्रवाह नहीं होता है, पानी स्थिर होता है तालाब में। कौन कौन तैरना जानता है? 3-4 लोग। मैं भी आता है, मैंने तो नदी तालाब कुआं सब में तैरा, कुआं ने तैर लिया यार। मेरे दरवाजे पर कुआं था, अभी भी है, उसमें बोरिंग थी, इंजन चलता तो पहले कुआं भरता था, तो कुआं भरता था, उसमें हम लोग नहाते थे, और डूब के नीचे जाके कौन मिट्टी लाता है तो उसमें डुबकी लगाते थे, नीचे से जाके जमीन से मिट्टी कुएं में से निकाल के लाते थे, खेलते थे। खाली कुआं में नीचे जो कोई फुटने लगता है, मैं तो घुसा कुएं में, थोड़ी दूर पे क्या कह रहे हो? बहुत स्कूल की कहानियां हैं, ये सब रिकॉर्डिंग होने के नहीं बताऊंगा। उसको कहते हैं पर्याप्त। तो ये होता है सार्गेश्वर सागर होता है, इसमें लौटता होता है, तो ये इससे चारों तरफ जो चक्र बन जाता है, इधर कनारी की धारा चल रही है, इधर गल्फ स्ट्रीम की धारा, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह है, विश्वोत्तरी की धारा, बीच में जड़ विहीन घासें हैं, तो ये बिल्कुल शांत हो जाता है पानी। और यहाँ पे क्या होता है? दूसरी एयर प्रेशर, हमने क्या लिखा? 20 से 40 के बीच में, और 30 से 35 के बीच में कौन सा होता है? अश्व अक्षांश। 30 से 35 के बीच में, यानी कि उधर के हिस्से में अश्व अक्षांश होता है, जहाँ हवा ऊपर से नीचे उतरती है और वहां पे कोई गति नहीं होती है, वहां पे बढ़ना मुश्किल हो जाता है, वहां पे बढ़ना मुश्किल। सार्गेश्वर सागर, तो ये होता है सागर। सार्गेश्वर सागर, सार्गेश्वर सागर है कहाँ? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। ये क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कौन सा ऐसा सागर जिसका कोई तट नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं। शांत सागर कहाँ है? शांत सागर चंद्रमा पर। शांत सागर चंद्रमा पर है। अब कंफ्यूज मत होना, चंद्रमा तो पानी नहीं, वहां सागर बता रहे हैं, वहां एक बूंद पानी नहीं, हम सागर बता रहे हैं। चंद्रमा के पीछे का हिस्सा जिधर अंधेरा रहता है वहां पे हवा शांत होती है, हवा का, तो वो ऐसा शांत वातावरण, तो उसका नाम शांत समुद्र रख दिया गया है। बहुत 3-4 समुद्र है। एक क्वेश्चन किसी कॉम्पिटिशन में आया था, हाँ शांत सागर कहाँ है? चंद्रमा पर है, नाम रख दिए गए हैं। हाँ तो आगे चलते हैं, जरा गल्फ स्ट्रीम के डेल्टा तक हम लोग पहुंचे थे, आगे चलते हैं। यहाँ पे इसकी गति हो जाती है 10 से 15 मील, 10 से 15 मील प्रति घंटा हो जाती है जब गल्फ स्ट्रीम के डेल्टा से। अब यहाँ से कई शाखाएं इसकी बढ़ती हैं। पहली एक शाखा जो होती है वो नॉर्वे सागर में चली गई। दूसरी शाखा इरमिंगर, दूसरी शाखा में नॉर्वे सागर, दूसरी शाखा का नाम है इरमिंगर। यहाँ पे आइसलैंड है, ये आइसलैंड के इधर है, ये इरमिंगर की धारा आइसलैंड में चली जाती है, आइसलैंड के दक्षिण में जाती है, वहां टकराती है। दूसरी तीसरी शाखा होती है ग्रीनलैंड के पूरब में, इरमिंगर की इधर चली जाती है, नॉर्वे की इधर चली जाती है, और ये है ग्रीनलैंड के पूरब में। ये ग्रीनलैंड की धारा ऊपर से, ये क्या है? ठंडी है, ये गर्म है। इस गर्म धारा के कारण नॉर्वे का तट यहाँ तक जमने नहीं पाता है, यानी कि जाड़े में
वो जो पानी जम जाता है तो उस पर फिर शिप नहीं जा पाते हैं। तो इस नॉर्वेजियन धारा का या गल्फ स्ट्रीम के कारण टेम्परेचर इंग्लैंड का करीब 5 सेंटीग्रेड ज्यादा रहता है, ठीक इसी अक्षांश पर स्थित अमेरिका की तुलना में। इसी अक्षांश पर अमेरिका स्थित है, यहाँ का तट जम जाता है, लेकिन इस गर्म धारा के कारण नॉर्वे का तट नहीं जमने पाता है। तो हम पूछेंगे, ये सवाल ये पूछा जाता है कि महासागरीय धाराओं का तटीय जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है। महासागरीय धाराओं का तटीय जलवायु पर, कोस्टल अंदर नहीं, तो प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा। एक जगह टेम्परेचर बढ़ जा रहा है, इंग्लैंड का टेम्परेचर जितना होना चाहिए उससे 5 सेंटीग्रेड ज़्यादा है। भारत में टेम्परेचर जितना हम लोग जहाँ रह रहे हैं होना चाहिए, हिमालय के कारण जो साइबेरिया की हवाएं नहीं आ पाती हैं, तो यहाँ का टेम्परेचर तो लगभग 8 सेंटीग्रेड ज़्यादा है उत्तर भारत में। तो हम लोग भी इंजॉय करते उसका, बर्फबारी का, ठंडी ध्रुवी हवाओं का इंजॉय करते, मजा आता। लेकिन दुर्भाग्य से या सौभाग्य से हिमालय है, आ नहीं पाता है, तो हम लोग गर्मी से परेशान हैं केवल हिमालय के कारण। आगे गिरिंगर की धारा हो गई। आगे जाने के बाद इसकी दूसरी शाखा जो होती है, एक और शाखा होती है, तो एक शाखा, दूसरी शाखा फ्रांस के तट पे जाती है, और फ्रांस के तट पर टकराने के बाद स्पेन में बहती है, और उसके बाद एक शाखा यहाँ पे रूम सागर में चली जाती है। ये रूम सागर है। रूम सागर मतलब भूमध्य सागर, इसको रूम सागर ही कहा जाता है, भूमध्य सागर इंग्लिश में मेडिटेरियन सागर कहा जाता है। जब यहाँ पे चली जाती है, अब यहाँ पे देखिए, हमने अभी लवणता बताई थी, लवणता के कारण घनत्व ज्यादा हो जाता है। अटलांटिक महासागर ओपन सी है, खुला सागर है, इसमें लवणता कम है। ये बंद सागर है, क्लोज सी है, इसमें लवणता ज्यादा है। जब लवणता ज्यादा है तो ये ऊपर से धारा जाती है, तो इसका लवणता के कारण नीचे जल बैठता है, और फिर अधः प्रवाह के रूप में फिर नीचे से निकलता है। ये ऊपर से ऐसे जाता है, और अटलांटिक महासागर से ये अधः प्रवाह करते हैं, यानी कि ठीक उसके भीतर इसको अधः प्रवाह करते हैं। ये लवणता के कारण होती है, लवणता के कारण अधः प्रवाह, यानी कि ऊपर से ऊपर पानी जाएगा रूम सागर में, और नीचे उसके ठीक अधः प्रवाह के रूप में पानी जाता है। मेरी फोटो अच्छी आ रही है? बहुत अच्छी। 5 साल में अभी वो कभी आई नहीं। अब आएगी जब भी फोटो खींची गई, मेरी उल्टी सीधी आई, कहीं आंखें बंद है तो कहीं गर्दन टेढ़ी है, तो मैं दूसरी तरह देख रहा हूँ, शायद इसमें अच्छी आ रही। इसकी एक शाखा बिस्के की खाड़ी, यहाँ फ्रांस देख रहे हैं आप, फ्रांस के नीचे यहाँ पे बिस्के की खाड़ी है, बिस्के की खाड़ी। इसमें रेनेल, एक पूछा गया था, रेनेल की धारा जाती है और बिस्के की खाड़ी में जाती है। आप देखेंगे यहाँ पे बिस्के की खाड़ी है, ये फ्रांस के नीचे यहाँ पे बिस्के की खाड़ी है, देखेंगे रेनेल के नाम की धारा जाती है, बिस्के की खाड़ी, रेनेल की बिस्के की खाड़ी में जाती है। और आगे ये धारा इसकी चली जाती है इंग्लिश चैनल में। इसकी एक धारा मुड़ के चली जाती है इंग्लिश चैनल, यहाँ पे है डोवर की जल संधि, इंग्लिश चैनल नीचे है, एक धारा इंग्लिश चैनल जाती है। तो कितना हो गया? डेल्टा क्यों कहा जाता है? डेल्टा में कोई भी नदी आती है तो उसकी कई भागों में ऐसे वितरण बढ़ जाती है, नदी की मुख्य शाखा कई छोटी पतली धाराओं में बढ़ जाती है। गल्फ स्ट्रीम का जो डेल्टा है, गल्फ स्ट्रीम डेल्टा के बाद उसकी कई धाराओं में बढ़ जाती है। आपने देखा नॉर्वेजियन सागर में चली गई, एक इरविंगर की धारा चली गई, उसके आइसलैंड के दक्षिण में, एक ग्रीनलैंड के पूर्व में चली गई, एक चली गई इधर, एक शाखा आई तो बिस्के की खाड़ी में चली गई, दूसरी शाखा आई तो उसमें चली गई रेनेल की धारा, एक शाखा चली गई रूम सागर में। फिर जो आगे इसका कुछ बढ़ा हुआ भाग बढ़ता है तो यहाँ पे जो कनारी की धारा है उसको पीछे से जाके धक्का देता है और फिर वो ठंडी धारा बन जाती है। अब इतना दूर चक्कर मारते मारते यहाँ तक आते आते हो जाती है ठंडी, यहाँ से ठंडी होने के बाद ये ठंडी धारा कनारे की और फिर इसी में जाके मिल जाती है और एक चक्कर युवा हो जाता है। कनारे की ठंडी धारा क्यों कहते हैं इसे? यहाँ पे ठंडी धारा क्यों? पहली बात तो यहाँ पे मरुस्थल है, सहारा का मरुस्थल जहाँ है, तो हवा जब इधर को इधर चलती है तो अभी बताया मैंने कि जो हवा चलती है तो जल को आडोलित कर लेती है। आडोलित मतलब होता है कि ऊपर का बहा ले जाती है पानी, तो नीचे का ठंडा पानी ऊपर आ जाता है। बात समझ रहे हैं आप? जब ऊपर का
समुद्र में जब ऊपर से नीचे जाएंगे तो टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम होता है पानी का। ऊपर का गर्म जल जब बाहर ले जाती है तो नीचे का ठंडा जल ऊपर आ जाता है, इस कारण ये ठंडी धाराएं बन जाती है। महाद्वीपों के, ध्यान दीजिए, सभी महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर ठंडी धाराएं बहती हैं, इसका मेन रीजन ये। और जहां पे ठंडी धाराएं बहती हैं वहां पे मरुस्थल भी है, कारण है। और मरुस्थल कहाँ है, महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर। आप यहाँ देखिए, अटाकामा का मरुस्थल है, कैलिफोर्निया का, मोजावे का, एरिजोना का 2-3 मरुस्थल है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल है, सहारा का मरुस्थल है, अटाकामा का मरुस्थल है। यहाँ पे धारा कौन सी बहती है, बेंगुला। थोड़ा सा दक्षिण अटलांटिक महासागर की धाराएं देख लेते हैं। जब ब्राजील की धारा आती है तो 40 अंश उत्तरी अक्षांश के बाद ये पछुआ प्रवाह होता है, क्योंकि यहाँ पे जमीन नहीं है, सागर है, तो पछुआ हवाओं के प्रभाव से ये पूरे की तरफ मुड़ जाता है। इसको कहते हैं अंटार्कटिक धारा भी कहा जाता है। एक आता है यहीं पे, इधर की धारा जो आती है ठंडी धारा, तो यहाँ पे फाकलैंड है, तो फाकलैंड से धारा जाती है इधर को, फाकलैंड द्वीप है, उसी के नाम पे फाकलैंड धारा बना है। तो फाकलैंड ठंडी धारा यहाँ जाती है, यहाँ तक ज्यादा देर पिघलने का ज्यादा, तो फाकलैंड की धारा यहाँ चलती है। कौन सी धारा, फाकलैंड की धारा। जब ये जाती है यहाँ धारा, अफ्रीका के तट से टकराती है और ये फिर ऊपर उत्तर की तरफ बढ़ जाती है, तो यहाँ पे एक धारा बनती है बेंगुला की धारा। कैसी धारा है, ठंडी। तो अटलांटिक महासागर में कौन कौन सी ठंडी धाराएं हो गई, लैब्राडोर, ग्रीनलैंड, फाकलैंड, कनारी, बेंगुला। और गर्म धाराएं बाकी सब गर्म धाराएं, बाकी सभी। टाइम हो गया मेरा, हो गया 10 मिनट है अभी, 12 मिनट है। और कोई पूछना हो हाथ पूछिए तो आगे बढ़े। कुछ पूछना है, इसी में डिटेल करते हैं। कनारी की धारा है, मदीरा एक द्वीप है यहाँ पे, देखिए मदीरा द्वीप है यहाँ पे, मदीरा द्वीप है। यहाँ पे केप वर्डे है, केप वर्डे है, इन्हीं के बीच में कनारी की धारा चलती है, मदीरा और केप वर्डे के बीच में। यहाँ पे कनारी आइलैंड भी है। जितनी भी सागरीय धाराओं का नाम है, कोई न कोई स्थल खंड पर उस नाम का कोई चीज है। जैसे बेंगुला यहाँ पे एक जगह है, बेंगुला की खाड़ी है, बेंगुला की जगह है, यहाँ पे कनारी द्वीप है, ब्राजील देश है, फाकलैंड द्वीप है, यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम है, यहाँ पे फ्लोरिडा है अमेरिका का, कैरेबियन सागर है, एंटीलीज ये द्वीपों का नाम है, यहाँ पे इर्विंगर की धारा। तो कोई ग्रीनलैंड की धारा, लैब्राडोर की धारा, जो भी धाराएं हैं सागर में, उनका नाम स्थल खंड के नाम पर ही है, उनके किनारे पर सागरीय तटीय क्षेत्र पर उसी नाम की कोई न कोई जगह है। तो जगह जरूर याद करिए, जिसके कारण होता है। फाकलैंड की धारा आई होती है, ये अर्जेंटीना तक जाती है, पूर्वी तट के सारे अर्जेंटीना तक पहुंच जाती है, अर्जेंटीना है। अब आगे कोई क्वेश्चन पूछिए। एक धारा समझ गए तो बाकी अपने आप, मुझे लगता है कि हिंद महासागर की धाराएं पढ़ाने की बात आएगी, प्रशांत महासागर की धाराएं आप अपने मन से भी पढ़ सकते हैं। एक चीज मैं बता देता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे, प्रशांत महासागर में जो धाराएं चल रही है, सॉरी ये वाला काउंटर इक्वेटोरियल करंट में भूल गया था। जब ये महासागर, ध्यान दीजिए, जब ये धाराएं इधर को चलती हैं, ब्राजील के तट से टकराती हैं, तो यहाँ बड़ी भारी मात्रा में जलराशि एकत्रित हो जाती है। जलराशि, जैसे कि आप इधर को पानी उससे डालो, क्या बोलते हैं, वाइपर से, फर्श साफ करते हो, वाइपर से ढकेल दो पानी, दीवार के पास जाओ तो क्या होता है, थोड़ा सा उसका लेवल ऊंचा हो जाता है, फिर वो बैक मारता है। ज़्यादा पानी हो आपके कमरे में भर जाए, बरसात और साथ में मारते हो वाइपर से, तो दीवार जब आगे सामने पड़ जाती है तो फिर क्या होता है, फिर वापस आता है उधर से। वैसे ही जब धाराएं चलती हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जल एकत्रित हो जाता है, तो उत्तरी और दक्षिणी दोनों के बीच में एक काउंटर इक्वेटोरियल करंट चलती है, ये बीच में ऐसे चलती है।
और ये गिनी की खाड़ी तक आती है, फिर ये मुड़ जाती है, इसे मुड़ जाती है। इसको कहते हैं प्रति विश्व रेखी धारा। नॉर्थ और साउथ के बीच में चलती है और ये तीनों महासागरों में चलती है। ये तीन धाराएं जो हैं, उत्तरी विषुवतरेखी, दक्षिणी विषुवतरेखी, काउंटर प्रति विषुवतरेखी धारा, तीनों महासागरों में, अटलांटिक में, हिंद में और प्रशांत महासागर में, तीनों में चलती है और तीनों की प्रक्रिया यही है। तो इसको कहते हैं काउंटर इक्वेटर। तो जब इधर से पानी बह के इधर चला जाता है तो वहां पे जगह क्या हो जाता है, बातचीत में यहाँ की जगह क्या होती है, खाली हो जाती है, पानी खाली हो जाता है। तो इसको कंपनसेट भरने के लिए इधर से पानी फिर इधर को आने लगता है, तो एक धारा की उत्पत्ति हो जाती है प्रति विषुवतरेखी धारा की। इसी तरह से पढ़ लेंगे आप लोग प्रशांत महासागर की। आगे अगर अवसर मुझे मिला, मुझे याद करेंगे तो मैं उपस्थित रहूंगा। समझ में आया? पहले क्या कि महासागरीय धाराएं समझ में आया? बिल्कुल सेम इसी तरह से प्रशांत महासागर के नाम याद रखना धाराओं के बाद। प्रशांत हिंद महासागर में थोड़ा उलट जाती है, तो थोड़ा सा पूछे किसी से, बताओ भाई महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में कौन सा कारक ज्यादा वो है, कौन है? महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर ही डेजर्ट मरुस्थल क्यों पाए जाते हैं? वहां पे ठंडी धाराएं बहती हैं, तो ठंडी धाराएं बहती हैं तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो वहाँ हवा ऊपर से नीचे उतरती है। दूसरी बात वो ऐसा है कि कर्क और मकर रेखाओं के पास है, और कर्क मकर रेखाओं के पास जो विषुवत रेखा से हवा ऊपर उठती है वहां जाके नीचे उतरती है। तो वहां पे जहां हवा नीचे उतरेगी वहां पे बारिश कभी नहीं होगी। हवा को वर्षा कराने के लिए हवा का ऊपर उठना जरूरी है। और हवा कैसे ऊपर उठेगी? तापमान बढ़ने का काफी लेके ऐसे करो, टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा, हवा ऊपर उठेगी तो वहां पे हवा नीचे उतरती है, इसलिए वहां पे वर्षा नहीं होगी। दूसरी बात, जो ये धाराएं चलती है सारी, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जो व्यापारिक हवाएं ऐसे चलती हैं, ये व्यापारिक हवा चलती है यहाँ पे, तो ये महाद्वीपों के पूर्वी किनारे पर तो वर्षा करती है, लेकिन ये हवाएं व्यापारिक हवाएं महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर नहीं पहुंच पाती है। हवा इधर से चल रही है, व्यापारिक हवा इधर से चलती है, तो ये यहाँ टकरा के वर्षा करेगी, लेकिन महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर नहीं पहुंच पाएगी। इधर से हवा अफ्रीका में व्यापारिक होने चलेगी, यहाँ तक आएंगी, इस एरिया में वर्षा करेंगी, लेकिन ये सारी यहाँ पे आएंगी और ये इस साइड में नहीं पहुंच पाएगी, वर्षा नहीं होगी। तो व्यापारिक हवाओं के क्या हो जाएगा, शब्द बताओ कौन से करते हैं? वृष्टि छाया प्रदेश, विंडवर्ड, विंडली, नाम सुना है? हाल की दूसरी तरफ का हिस्सा होता है। तो हवा इधर चल रही है, तो जिधर हवा चल रही है उसको क्या कहते हैं? विंडवर्ड। अगर हवा इधर से चली है, दीवार पर टकरा के कौन सा है साइड है? विंडवर्ड है। उसके तरफ जो हवा उतरेगी नीचे तो विंडली हो जाएगा। तो यहाँ पे यही जोन पड़ता है, इसलिए कारण पश्चिम महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर ठंडी धाराएं बहती हैं, वहाँ पे गर्म मरुस्थल है, इसलिए कारण है। कुछ पूछना तो बताएं, नहीं चले। हाँ, अरे वो तो जलवायु विज्ञान पढ़ने का, इसको बंद कर यार, काम मुझे दिखा दिया।